हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। अगर बात करें हम कि यह वीडियो भारत के संवैधानिक विकास के सीरीज़ का कौन सा वीडियो है, तो यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो और आ चुकी हैं। पहला वीडियो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित रहा है और दूसरा वीडियो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर एक्ट से संबंधित रहा है। अगर आप ये पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, ताकि आज की वीडियो से आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएँ। अगर आज की वीडियो की बात करें तो आज हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रत्येक प्रोविज़न को जानेंगे कि क्या क्या प्रोविज़न्स रहे हैं और उनका भारतीय संवैधानिक विकास में क्या महत्व साबित होता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। इसने कंपनी के अधिकार पत्र को अगले 20 वर्षों हेतु नवीनीकृत कर दिया। कहने का मतलब ये है कि 1813 से लेकर के 1833 तक कंपनी के जो अधिकार पत्र थे, यानी कि जिसके माध्यम से कंपनी भारत में कार्य करती थी, उसे क्या कर दिया गया कि 20 वर्षों हेतु बढ़ा दिया गया। यानी कि 1813 से लेकर के 1833 तक व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया या भारत में रहने का अधिकार दे दिया गया। इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया। कहने का मतलब ये है कि इसी अधिनियम के माध्यम से यह परिभाषित करने की कोशिश की गई कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहाँ तक है या किन किन क्षेत्रों पे ब्रिटिश भारतीयों का अधिकार है। आगे देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसे ईस्ट इंडिया एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम ईस्ट इंडिया एक्ट 1813 है। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार था, यानी कि भारत में जो एकमात्र अधिकार कंपनी के पास था, उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ एवं चाय का व्यापार जारी रहा। कहने का मतलब ये है कि चीन के साथ व्यापार होता रहा और चाय से संबंधित जो व्यापार भारत में होती थी वो अभी भी जारी रही। यानी कि चाय से संबंधित जो व्यापार का एकाधिकार था वह कंपनी के पास अभी भी बना रहा। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। कुछ सीमाओं के साथ अब सभी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि वे ब्रिटिश व्यापारी जिन्हें पहले व्यापार करने का एक अधिकार नहीं था, उन्हें अब अधिकार दे दिया गया, लेकिन उसके साथ कुछ शर्त रखे गए, कुछ नियम कानून बनाए गए। उन्हीं नियम कानूनों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक और नैतिक सुधार की अनुमति दी गई। कहने का मतलब ये है कि जो ईसाई मिशनरी थे, जो भारत में आते थे और धर्म परिवर्तन की कोशिश करते थे, लोगों से धर्म परिवर्तन कराते थे, ईसाई बनाते थे, इस प्रकार का जो अधिकार था कहीं न कहीं अब उसमें इजाफा देखा गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में रहने, बसने और धार्मिक परिवर्तन और नैतिक परिवर्तन या सुधार करने की अधिकार दे दी गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब भारत से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बार बार बनता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। शिक्षा में सुधार हेतु 1 लाख का प्रावधान। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा में सुधार हो सके, अच्छे स्तर की शिक्षा मिल सके लोगों को, इसलिए 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया ताकि अच्छे से लोग पढ़ें, समझें और समझदार हो पाएँ। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की शुरुआत। यह पहली बार था जब पश्चिमी शिक्षा को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। यानी कि ब्रिटिशर्स भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था कर सकें और कहीं न कहीं लोगों को जागरूक कर सकें। ये अपने अधिकार के लिए किया जाता था ताकि एक नौकरशाह तैयार किया जा सके। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। भारत में
स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने की शक्ति मिली। कहने का मतलब ये है कि स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पे, जो लोग थे उन पे टैक्स लगाने की शक्ति मिली। कोलकाता, मुंबई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य किया गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोलकाता या मुंबई या मद्रास की सरकार कोई कानून बनाती तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश संसद के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना अनिवार्य हो गया, यानी कि उसे स्वीकृति दे देनी है और वह कानून के रूप में लागू हो जाए। आगे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसे सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट का एक अन्य नाम है सेंट हेलेना अधिनियम। यह एक्ट इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था, यानी कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो कहीं न कहीं उससे प्रेरित होकर के 1833 का चार्टर एक्ट बनाया गया ताकि भारत में भी औद्योगिक विकास और सुधार हो सके। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया, यानी कि व्यापारिक जो अधिकार थे, व्यापारिक अधिकार जो थे उन्हें क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसे अब केवल प्रशासनिक अधिकार दिए गए ताकि प्रशासन की व्यवस्था संभाल सके। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। एक्ट के तहत पहली बार सरकार का ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण, यानी कि यह पहली बार था जब सरकार का ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति बनती है। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायी असीमित अधिकार मिले, यानी कि जो कानूनी अधिकार थे वे कहीं न कहीं असीमित हो गए। किसके? भारत के गवर्नर जनरल के। वहीं मद्रास, मुंबई के गवर्नर के विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया, यानी कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर हुआ करते थे उनकी जो कानूनी जो अधिकार थे या विधायी अधिकार थे उन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, यानी कि उन्हें शक्तिहीन बना दिया गया। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध स्वरूप प्रावधान समाप्त, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रोविज़न किया गया कि खुली प्रतियोगिता प्रणाली के आधार पर ही सिविल सेवकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाराज़ हो गया, जिसके कारण वो प्रोविज़न वापस लेना पड़ा, यानी कि वह प्रावधान समाप्त हो गया। और कहा गया कि केवल जन्म, जाति, वर्ग, धर्म या जन्मस्थान के आधार पर किसी पद या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया। जब ऊपर वाला व्यवस्था लागू ही नहीं हुआ, यह प्रावधान लागू ही नहीं हुआ, तो नीचे वाले व्यवस्था का कोई मतलब नहीं था। इस वजह से यह क्या हुआ, समाप्त हो गया। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति, यानी कि गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष, कुल सदस्य 4, यानी कि प्रथम विधि आयोग जो गठित हुआ उसका जो अध्यक्ष था, पहला अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, और उसमें जो सदस्य संख्या थी वह 4 थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। आगे देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में, इसके क्या प्रोविज़न रहे हैं। 1852 में सिलेक्ट कमेटी ऑन इंक्वायरी के रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को लाया गया, यानी कि 1852 में एक कमेटी गठित हुई जिसका नाम सिलेक्ट कमेटी ऑन इंक्वायरी थी। उसी रिपोर्ट के आधार पे, यानी कि उसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसी के रिपोर्ट के आधार पर 1853 का चार्टर एक्ट बनाया गया। इस एक्ट को लाने के 2 अन्य कारण और थे। राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा और दूसरी मुंबई और मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा सरकार पर दबाव, यानी कि राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए
वो एक दबाव क्रिएट हुआ अलग से। दूसरी बात, मुंबई और मद्रास की जो नेटिव एसोसिएशन थी उसके द्वारा भी सरकार पे दबाव बनाया गया। इस वजह से 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया। यानी कि 3 कारण थे, सेलेक्ट कमेटी ऑन इंक्वायरी, दूसरी राजा राम मोहन राय का इंग्लैंड यात्रा, और तीसरा मुंबई और मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा सरकार पर दबाव डाला जाना। आगे देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। यानी कि 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रहता है। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यानी कि जो कानून बनाने की जो शक्ति थी गवर्नर जनरल के परिषद की वह अलग हो गई, और जो उसे चलाने यानी कि प्रशासनिक जो अधिकार थे, यानी कि जो उन अधिनियमों को लागू करते थे, चलाते थे, वो जो कार्य थे वो अलग कर दिए गए। 6 विधान पार्षद की नियुक्ति कर भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ। इसने छोटी संसद की भांति कार्य किया। कहने का मतलब ये है कि 6 विधान पार्षदों की नियुक्ति की गई जिसके माध्यम से भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ, और इसके जो कार्य थे एक छोटी संसद की भांति थे। यानी कि यह एक छोटी संसद की भांति कार्य की। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो पहले सदस्य 24 हुआ करते थे अब 18 कर दिए गए। कंपनी के उच्च पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने हेतु 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। सिविल सेवा में भारतीयों की नियुक्ति शुरू हुई। कहने का मतलब ये है कि उच्च पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने के लिए, यानी कि कंपनी में जो उच्च पद थे उसमें जो नियुक्ति होती थी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हो सके, इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ ताकि किस प्रकार के प्रावधान किए जाएं, किस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि उच्च पदों को भरने हेतु प्रतियोगी परीक्षा ली जा सके। सिविल सेवा में हम देखते हैं कि यह भारतीयों की नियुक्ति की शुरुआती दौर थी। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। कंपनी से लेकर भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश राज के कब्जे में रूपांतरित करने की शुरुआत, हालांकि निश्चित समय निर्धारण नहीं। कहने का मतलब ये है कि इस समय ऐसा लगने लगा कि अब कंपनी के जो अधिकार थे, जो क्षेत्राधिकार थे, वह कहीं न कहीं ब्रिटिश राज को या ब्रिटिश ताज को जाने लगा, लेकिन इसका जो समय था वह निर्धारित नहीं हो पाया। गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि बंगाल का जो प्रशासनिक कर्तव्य था भारतीय गवर्नर जनरल का, उसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि प्रशासनिक कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के क्षेत्राधिकार से। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू। यानी कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद जो था उसमें स्थानीय लोगों की नियुक्ति की गई, यानी कि उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके लिए 6 नए सदस्यों में से 4 को बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना जाना था। यानी कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 जो सदस्य थे बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना जाना था। यानी कि अगर हम टोटल की बात करें, यानी कि समराइज करने की बात करें, तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की एंट्री हुई। 6 नए सदस्य में से 4 सदस्यों की नियुक्ति बंगाल, मद्रास और मुंबई के प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर इस वीडियो के महत्व की बात करें तो इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं, जैसे कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ, व्यापार कब समाप्त हुआ, कब चाय से संबंधित एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, कब चीन से साथ व्यापार होता रहा और कब समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार के जो प्रोविज़न हैं उन्हें आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा कर सकें। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो यदि आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।